हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और अपनी बैंकिंग की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, भारतीय स्टेट बैंक के कार्य। देखो, इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ एसबीआई। आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो दोनों बैंकें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, एक आरबीआई और दूसरी एसबीआई। इससे पहले एसबीआई की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, स्थापना के क्या उद्देश्य थे और सफलताएं असफलताएं इसने कहां तक प्राप्त की हैं, वो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। इसका ये दूसरा पार्ट है जिसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक के कार्य। जी हाँ, अभी तक आपने बैंकों के कार्य जो सुने होंगे और हेडिंग्स को बनाया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इतनी सरल हेडिंग्स यहाँ पर लिखी हैं और उनको बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको दे रहा हूँ ये वीडियो। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सारी बातों को नोट करते चलिए। यहाँ पर नोट्स बनाने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, आपको किताबों से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको पूरा आप समझ लीजिएगा अच्छे से। और चलते हैं अपने सब्जेक्ट में, भारतीय स्टेट बैंक के कार्य। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक कैसे कहते हैं, वीडियो अगला खुद ही आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो बैंकें खोली जा रही हैं उनको हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। ओके, अब कॉमर्शियल बैंक के रूप में ये जो है एसबीआई, सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं इसकी, कारोबार सबसे बड़ा हो चुका है एसबीआई का। तो जो कारोबार इसने किया है उसके पीछे इसके कौन कौन से कार्य हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य हैं अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से दिए हुए हैं। आप ऐसा ही डायग्राम, ये अगर पेपर में आता है, परीक्षा में आपके आता है, ऐसा ही बनाइएगा। और बनाने के बाद में ये जितनी हेडिंग्स हैं, मैंने तो यहाँ पर 15 हेडिंग इधर रखी हैं और 7 हेडिंग इधर रखी हैं, 21 हेडिंग हो गई। अगर कार्य में लिखने में आता, अगर आप भूल भी जाओगे, 2-4 हेडिंगें भी भूल जाते हो, 10-15 हेडिंगें भी लिख देते हो, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इन हेडिंगों के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें भी आपको लिखनी होंगी। वो सारी चीज़ें अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे होते तो मैं सामने लिखवा देता, लेकिन यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो, कैच करो और उन्हीं बातों को लिख दीजिएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो उसको आप कैच कीजिए और लिखिए। देखिए, एग्जाम में जो किताब में लिखा है वो राइटर की भाषा है, उसकी अपनी है, और हमारे और आपके भी तो विचार हैं, यानी पॉइंट वही होना चाहिए। उसके बारे में हम जितना अपने आप का जो सोचा विचारा हुआ अगर लिखते हैं और सही लिखते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, इसके लिए भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर 2 प्रकार के कार्य हैं, एक तो है हमारा आरबीआई के एजेंट के रूप में और व्यापारिक बैंक के रूप में। आपको खूब पता होगा दोस्तों, एसबीआई की जो स्थापना हुई है वो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके जुलाई 1955 में की गई थी। और सीधा सा उद्देश्य ये था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 की गई थी, तो उसके जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने कार्य हैं, उनको कोई एक और ऐसा बैंक मिल जाता जो साथ साथ में हेल्प करने के लिए होता। तो इसीलिए स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर स्टेट बैंक के द्वारा आरबीआई के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं ये मैंने लिख दिए हैं, और व्यापारिक बैंक के रूप में ये कौन कौन से कार्य करता है ये है। तो ये 2 ही प्रकार के काम करता है, एक तो आरबीआई का कहना मानता है और दूसरा जो व्यापारिक बैंक हैं उनका अपना कारोबार करता है। तो 2 कार्य हैं इसके। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आरबीआई के एजेंट के रूप में कि कौन कौन से काम करता है। सबसे पहला, आरबीआई के आदेश को पूरा करना। जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदेश देता है, वैसे तो हर बैंक को पूरा करना होता है, लेकिन सबसे पहले जो भी आदेश आता है आरबीआई उनको पूरा करता है और अदर बैंकों से भी कराता है। तो पहला कार्य बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का केंद्रीय बैंक है, वो जो भी आदेश देता है, जो भी कार्य करने को कहता है, तो वो सारे कार्यों को पूरा कौन करता है, एसबीआई करता है। किसके, आरबीआई के बताए हुए। ठीक है, दूसरा है सरकारी लेन देनों को पूर्ण करना। देखिए, जितना भी सरकारी लेन देन है, अब जहां जहां पर आरबीआई है ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं हर जगह थोड़ी नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी लेन देन होने थे वो सब अब कौन कर रहा है, स्टेट बैंक कर रहा है। अगला है आंकड़े तैयार करना। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग। आंकड़े, जो कुछ भी आज घटित हो रहा है उसको संख्याओं में व्यक्त करना क्या कहलाता है, आंकड़े तैयार करना कहलाता है। यानी आप
ने कितनी अर्निंग शुरू कर दी, कितने मार्क्स ला रहे हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, तो ये कितना कितना जो शब्द है ये सब अगर संख्याओं में व्यक्त किया जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, डाटा क्रिएशन कहलाएगा या डाटा तैयार करना कहलाएगा, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आंकड़े। ठीक है, यानी किसी भी घटना को अंकों में व्यक्त करना हमारे क्या कहलाता है, आंकड़े कहलाता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आंकड़े क्या चीज होती है और इसको तैयार कौन करता है, एसबीआई, क्योंकि एसबीआई की शाखाएं हर क्षेत्र में है। आपके घर के आसपास थोड़े भले चाहे थोड़ी बहुत दूर हो, मुझे नहीं पता कि आप ये कहाँ से देख रहे हैं, और वैसे ये भी कमेंट करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन है, तो देन मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलेगी कि आप कौन से क्लास में हैं और क्या देख रहे हैं। तो आंकड़े तैयार करने के लिए आपके घर के आसपास जो भी बैंकें हैं उस एरिया के बारे में जानकारी जुटाना एसबीआई के लिए थोड़ा सा सरल है, आरबीआई को इतना सरल नहीं है, इसलिए आंकड़े भी तैयार करता है। 3 काम हो गए दोस्तों, आरबीआई के आदेश को पूरा करना, याद हो गया होगा, सरकारी लेन देनों को पूरा करना, समझ में आ गया होगा, आंकड़े तैयार करना, वही डाटा फॉर्मेशन करना। अगला है सरकारी योजनाओं का संचालन। देखिए सरकार का जो बैंक है वो सीधा सीधा बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनता से लेन देन नहीं करता है, ओके, उसके वर्जित कार्य हैं। ठीक है, जब जनता से आरबीआई लेन देन ही नहीं करता है तो उसकी जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूरा कौन करता है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक उसको क्या करता है, पूरा करता है। ओके, अगला है बैंकों का बैंक के रूप में। ये बैंकों का बैंक का मतलब है कि जितने भी बैंक हैं वो सब आदेश का पालन करते हैं केंद्रीय बैंक का, लेकिन केंद्रीय बैंक अपने आदेशों का पालन स्टेट बैंक के द्वारा कराता है, इसीलिए स्टेट बैंक बैंकों का क्या है, बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उम्मीद है खूब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्षमा शोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ लिया जाता है कि क्षमा शोधन गृह से आप क्या समझते हो। ओके, क्षमा शोधन गृह के रूप में कार्य का मतलब क्या है, देखो दोस्तों सरल लैंग्वेज में, ये आप दूसरी तीसरी बार मैं समझा रहा हूं। क्षमा शोधन का मतलब है कि मेरे पास स्टेट बैंक का एटीएम है, मैं गया और बड़ौदा बैंक के एटीएम से पैसा निकाल लाया। ठीक है, खाता मेरा स्टेट बैंक कम चल रहा था, पैसे कम हुए स्टेट बैंक वाले खाते में, पैसे निकल के आए कहां से, बड़ौदा बैंक वाले एटीएम से। ओके, अब क्या होगा, बड़ौदा वाला गया एचडीएफसी से निकाल लाया, एचडीएफसी वाला एसबीआई से निकाल लाया, तो क्या हुआ कि इनका आपस का एक लेन देन हो गया, सब बैंकों का एक दूसरे से लेन देन हो गया। अब इस लेन देन को स्टेट बैंक क्या करता है, एक ऑफिस छोटा सा बनाता है, उस ऑफिस में सभी लोगों को बिठाल के, हर बैंक के कर्मचारी को बिठाल के हिसाब किताब करा देता है कि किसका पैसा किस पर है और लेन देन वहीं से पूरा हो जाता है। दोस्तों इसी को कहते हैं क्षमा शोधन गृह। उम्मीद है खूब समझ में आया होगा, लेकिन इसी के लिए आपको इतना ब्रॉड करके लिखना है कि वो आधे पन्ने से ज्यादा में लिखा जाए। ठीक है, आप मैटर बढ़ाना धीरे धीरे सीख जाएंगे मेरी बातों को सुनकर। अगला है आरबीआई द्वारा दिए गए कार्य को करना। देखिए इसके अलावा कोई भी कार्य अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है तो एसबीआई उसके लिए पूरा करता है। ठीक है, तो जितने भी कार्य अगर वो सौंपे जाते हैं, कोई योजना हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई ट्रेनिंग देनी हो, ठीक है, कोई विदेशी व्यापार से संबंधित हो, कोई नई पॉलिसी आ रही हो, ठीक है, सरकार का कोई आर्डर हो, सरकार की कोई योजना पूरी करानी हो, तो ये सारी चीजें आरबीआई बताता है तो एसबीआई उसके लिए तुरंत पूरा कराता है। उम्मीद है दोस्तों खूब समझ में आया होगा कि आरबीआई के एजेंट के रूप में एसबीआई पूरे के पूरे कार्य निपटाता है और इन कार्यों को करने में इसको सफलता भी मिली है। ठीक है, और इनको पूर्ण रूप से समझ लेने के बाद अब हम इधर समझते हैं कि व्यापारिक बैंक के रूप में ये भारतीय स्टेट बैंक हमारा कौन कौन से कार्य करता है, देखते हैं। सबसे पहले है विभिन्न खाते खोलना। कॉमर्स के स्टूडेंट को ये आना चाहिए कि बैंकों में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ बचत खाता ही नहीं है, कई खाते खोले जाते हैं। देखिए बचत खाता खुलता है, बचत खाता के साथ में चालू खाता व्यापारियों के लिए खुलता है। चालू खाता वह खाता होता है जिसमें एक दिन में तुम 100 बार पैसा जमा करो, 100 बार निकालो, बैंक मना नहीं करेगा। लेकिन बचत खाते में एक सप्ताह में 2 बार पैसा जमा किया सकता है और 2 ही 3 बार पैसा निकाला जा सकता है। ये नहीं रोज अपनी एक पासबुक लेकर के पहुंच गए, बोले पैसे दे देना, पैसे दे देना, क्योंकि बचत खाते का मतलब ये नहीं होता है कि रोज रोज लेन देन करना। बचत खाते का मतलब होता है दोस्तों कि आपका जो थोड़ा थोड़ा सा पैसा है उसको एक जगह पे जमा कर देना और उस पैसे पे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी आपको जो भी निर्धारित दर से है 3% 4% वो आपको देना। ठीक है, तो बचत खाता हो गया,
चालू खाता हो गया, सावधि खाता जिसको हम एफडी के नाम से जानते हैं। बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि ये सावधि क्या शब्द होता है। ठीक है, सावधि का मतलब होता है एफडी करा देना। सा अवधि, सा माने सात और अवधि माने समय, जिसके पहले से ही समय फिक्स कर दिया जाए। एफडी का मतलब सावधि को अंग्रेजी में एफडी कहते हैं। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी एक निश्चित समय के साथ में पैसा जमा करना। 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल के लिए पैसा फिक्स कर देना, तो वो चीज होती है हमारी सावधि। अगला खाता होता है हमारा आवर्ती खाता। ये आवर्ती को हम अंग्रेजी में अगर समझेंगे तो सरल होगा। तो आवर्ती खाते को अंग्रेजी में कहते हैं आरडी। आरडी का मतलब होता है कि बार बार जिसमें जो है पैसा हम जमा करते हैं, यानी हर किस्त के रूप में पैसा जमा करते चले जाते हैं। कहते नहीं लोग हमने आरडी खुला दी है, यानी इसका मतलब है कि हर महीने उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा, या हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक निश्चित अमाउंट उसमें जमा करना होता है। अगला है गोलक खाता। गोलक खाता किसे कहते हैं? ये बच्चों में जो है बचत की आदत डालने के लिए एक बैंक खाता खुलवाता है और एक गोलक दे देता है। उसमें क्या होता है, एक चाबी आपके पास और एक चाबी बैंक के पास, और वो गोलक आपके घर पे रहता है। उसमें बच्चे पैसा डालते जाते हैं, या जो महिलाएं हैं या जो गरीब लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालते रहते हैं, और जब महीने का अंत होता है या जब उनकी इच्छा होती है वो बैंक में जाते हैं। बैंक उन पैसे को गिनता है और गिनने के बाद में उनके खाते में जमा कर देता है, और वो जितने पैसे निकलते हैं उसी पैसे पे, मतलब जिस दिन से गोलक का काम शुरू हुआ था उस दिन से ब्याज देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये बचत के लिए प्रोत्साहन है, बच्चों में बचत की भावना डालने के लिए है। ठीक है, और इसके बाद में विभिन्न प्रकार के लोन अकाउंट। देखिए, लोन अकाउंट में क्या होता है कि जैसी ज़रूरत वैसा मतलब पैसा आपको दे दिया जाता है। जैसे होम लोन लोग लेते हैं, अपना घर बनाने के लिए लेते हैं, कार लोन लेते हैं, ठीक है, पर्सनल लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, ठीक है, बिजनेस लोन लेते हैं, और तमाम तरह के जो लोन हैं वो आपको, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों किताबों में मतलब मिलेंगी तो बहुत ढूंढने से मिलेंगी, जो आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इनको गौर से समझिए। ठीक है, तो ये सारे खाते हैं जिनको बैंक ओपन करता है। ओके, तो विभिन्न प्रकार के खाते हो गए। अगला है जनता का धन जमा करना। ये स्टेट बैंक का प्रमुख कार्य है, क्योंकि जब आपका पैसा, जनता का पैसा जब ये जमा करेगा तभी तो दूसरों को लोन के रूप में पैसा देगा, क्योंकि ये कोई पैसा छापता नहीं है। पैसा कौन छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और वो भी एक लिमिटेड। उस पैसा कैसे करके छापा जाता है इसके लिए पूरा एक वीडियो है बना हुआ। ओके, उसको आप देखिएगा। विदेशी प्रतिभूतियां और गोल्ड को तिजोरी में रख करके, यानी सरकार जो है खजाने में रख करके तब नोट छपवाती है। ठीक है, अगला है ऋण या लोन देना। अब भाई खाते खोल लिए, पैसा जमा कर लिया, उस पैसे का करेंगे क्या? ये लोन के रूप में बांटेंगे। यहाँ पर क्रम से समझते चले जाइए, ये हेडिंग आपको बहुत सरल लगेंगी। ठीक है, और जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही आपको लिखना है, ये भी पक्का समझ लीजिए। ऋण या लोन देना, देखिए ऋण हिंदी का शब्द है और लोन अंग्रेजी का शब्द है, LOAN। मैंने लेकिन यहाँ लिख हिंदी में ही दिया। ऋण या लोन देना ये क्या होता है? बैंकों का प्रमुख काम होता है। जितना पैसा जमा कर रहे हैं और जितना लोन दे रहे हैं, दोनों के बीच में जितना इंटरेस्ट का गैप होता है, यानी आप अगर SBI में पैसा जमा करते हैं तो 3.5% ब्याज मिलेगा, लोन लेते हैं पर्सनल लोन तो 11% ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब बीच का यहाँ पर जितना भी डिफरेंस हो गया, वही डिफरेंस क्या होता है? इनके लिए फायदा बनता है जाकर के। ओके, अगला है विनिमय विपत्रों का लेन देन। ये विनिमय विपत्र क्या होते हैं दोस्तों? कैश के स्थान पर चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यानी इन चीजों का प्रयोग करना, ये विनिमय विपत्र कहलाता है। ओके, और विनिमय विपत्र भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, विनिमय और प्लस विपत्र। विनिमय का मतलब अदला बदली करने वाला, और विपत्र का मतलब कागज, यानी ऐसा कागज, हमने किसी व्यक्ति के लिए माल बेचा, उसने कैश नहीं दिया, उसने बिल दे दिया कि हम 3 महीने बाद आपको पैसा दे देंगे, तो वो विनिमय विपत्र कहलाएगा। ओके, माल उसके पास चला गया, 3 महीने बाद वो बेच करके या यूज करके या उसके पास पैसा हो जाएगा, वो हमें दे देगा, लेकिन पता चला हमें पहले ही पैसे की जरूरत है। हम गए SBI में और SBI में कहा कि ये बिल है जो श्रीमान X ने हमें दिया है, ये 3 महीने बाद पैसे आपको दे देंगे और हमें पैसे की जरूरत, तो SBI क्या करेगा? उस पर थोड़ी सी डिस्काउंट काटेगा और हमें पैसा दे देगा। अगर 6,000 का है तो 100 रुपये कम करके 5,900 रुपये हमें दे दिए। बैंक को 100 रुपये का फायदा हो गया और हमारा काम आज ही चल गया। ठीक है, माल भी हमारा बिक गया। तो ये विनिमय विपत्र का जो लेन देन है, कौन? SBI ये कार्य भी करता है। ओके, अगला है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। प्रतिभूतियां किसे कहते हैं? देखिए,
किसी भी कंपनी में पैसा लगाना हो, किसी विदेशी कंपनी में पैसा लगाना हो, तो हम जितना भी पैसा लगाते हैं उस पैसे का एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिभूति कहते हैं। ओके, कॉमर्स में दोस्तों बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जो आपको बिल्कुल मतलब अनसुने, बिल्कुल अजीब से लगते हैं। उनके बारे में जब समझते चले जाओगे तो कॉमर्स आपको बहुत सरल लगेगी। ये दुनिया का सबसे अच्छा और सरल सब्जेक्ट है। जितने इसमें अवसर हैं रोजगार के, उतने कहीं पर भी नहीं है। ये इस मेरी बात को बिल्कुल गांठ बांध लें आप, ठीक है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अच्छा तभी है दोस्तों जब इसका आपको बेस आता है। कॉमर्स क्या है, ये चीज़ आती है, ठीक है। कॉमर्स के सारे रूल्स आपको आते हैं, आप धीरे धीरे जुड़े रहिएगा, सारी चीज़ें आपको आने लगेंगी। ओके, अगर आपकी पढ़ाई अभी तक सही से नहीं हो पाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, घबराने से कोई चीज़ नहीं आती है, समझने से हर चीज़ समझ जाते हैं, ठीक है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हो गया। विदेशी प्रतिभूतियां का मतलब है विदेशी कंपनी में कोई पैसा लगाना चाहते हैं। इंडियन प्रतिभूति का मतलब है इंडियन कंपनी में किसी में पैसा लगाना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार, दिल्ली शेयर बाजार हैं, इनमें क्या है, विभिन्न कंपनियों के अंश हैं, ऋणपत्र हैं, ये सारी चीज़ें बिक रही हैं। उनका क्रय विक्रय अगर करना होता है तो ये भी SBI के थ्रू हमारा हो जाता है। धन का स्थानांतरण, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपका घर कहीं और जगह पर है, पढ़ाई करने के लिए आप बड़े शहर में चले गए कहीं पर, अब क्या हुआ कि वहाँ पर अगर पैसे की ज़रूरत पड़ रही तो मम्मी पापा ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पैसे पहुँचाने जाएंगे, अब मामला बदल चुका है। अब आपको जहाँ पर पैसे की ज़रूरत है वहीं पर स्टेट बैंक आपको पैसे पहुंचा देगा। तो ये धन के स्थानांतरण का भी, वैसे अब ATM जब से चले हैं तब से कोई दिक्कत ही नहीं है, एक जगह पैसा आप जमा करिएगा, जहां चाहे वहां आप निकाल लीजिए। तो ये भी धन का तो स्थानांतरण है। आपका मान लीजिएगा मुंबई में खाता खुला हुआ है और दिल्ली में पैसा निकाल रहे हैं, तो ये भी धन का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। लाकर सुविधा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाकर किसे कहते हैं, देखिए आपके महत्वपूर्ण कागज, सोना चांदी, हीरा जवाहरात घर पर भले सुरक्षित ना हो, क्योंकि चोरी की संभावना होती हो या और किसी कारणवश जैसे घर छोड़ करके आपको कहीं जाना हो तो घर पर सुरक्षित नहीं है ये चीज़ें। तो बैंक क्या करती है, उसके पास में एक मजबूत लाकर्स होते हैं, मजबूत तिजोरियां होती हैं जिनको चोर नहीं चुरा सकते हैं। एक चाबी आपके पास में होगी और एक बैंक के पास में होगी। जब तक दोनों आपस में मिलोगे नहीं तब तक उसमें से कोई चीज़ निकाल भी नहीं सकते और जमा भी नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में लाकर की सुविधा भी कौन देता है, SBI। ओके, अगला है कृषि हेतु ऋण KCC, खूब नाम आपने सुना होगा। KCC जिसे हम किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं, कि सस्ती दर पर ब्याज उपलब्ध कराया जाता है किसान को एक फसली ऋण के रूप में। यानी किसान की फसल तैयार करने के लिए लोन दिया जाता है, जब फसल पक जाए, तैयार हो जाए, बेचे किसान और इसमें जमा कर दे। गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो कृषि के विकास के लिए है, किसानों के सहयोग के लिए है। और हम लोग जानते हैं कि कृषि जो है हमारे देश की एक रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी के समान है। ओके, यानी कृषि से ही हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। तो किसानों के सहयोग के लिए ये योजना SBI खूब चलाती है। अगला है ग्राहकों के आदेश की पूर्ति। आप अगर SBI में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, आप जो भी आदेश देंगे कि राम को भुगतान कर दीजिए तो राम को भुगतान कर देंगे, श्याम का चेक काट देंगे आप तो श्याम को पेमेंट हो जाएगा। यानी आप जो भी आदेश देंगे वो बैंक आपके आदेश की पूर्ति जरूर करेगा, ठीक है। अगला है विदेशी व्यापार में सहयोग। अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, विदेश से कोई लेन देन करते हैं, तो फिर भैया वहाँ का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं उस देश का पेमेंट आप डायरेक्ट कर दोगे, अपने देश का रुपया SBI में जमा करिए, SBI इंतजाम करेगी, उस देश का जो भी पैसा है वहाँ की मनी में पेमेंट करवा देगी वहाँ पर। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का सहयोग होता है विदेशी व्यापार में। ओके, अगला है बिजली बीमा व अन्य भुगतान। दोस्तों ये भी देखिए, अब जैसे आप अगर आगे पढ़ करके अगर कुछ बन जाते हो, ऑफिसर्स बन जाते हो, या आप CA की डिग्री कर लेते हो, ठीक है, आप अच्छी जॉब में लग जाते हो, तो आपके पास समय नहीं होगा कि बिजली का बिल जमा करने जाएं, गैस का बिल जमा करने जाएं, ठीक है, बीमा किस्त चुकाने जाएं, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी का पेमेंट करें, तमाम बातें आप सीधे करिए अपने बैंक में, ठीक है। आदेश दीजिए और वहाँ से क्या होता है कि आपको पूरा डिटेल दे देना होगा कि भैया हमारे इन पेमेंट का, क्लब का, मेंबरशिप का, किसी का पेमेंट करना है। तो बैंक क्या होगा, समय पर अपने आप करता रहेगा, आप पे पेनल्टी भी नहीं पड़ेगी, आपको जाना आना नहीं पड़ेगा, आपके खाते से पैसा स्वयं कट जाएगा। इसके बदले थोड़ा बहुत खर्चा भले ही ये बैंक ले लेता है, लेकिन अगर आप भी कहीं पर अगर जमा करने जाते हो तो समय भी खर्च होता है, श्रम भी खर्च होता है, और आपका जो मूल्यवान टाइम है
वो मतलब कहीं उत्पादन कार्य में लगा हुआ हो तो वो भी खर्च होता है। तो इन झंझटों से सब मुक्ति मिल जाती है। अगला है पूंजी निर्माण। इसे क्या कहते हैं भैया? पूंजी निर्माण इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी क्लास में आप क्यों ना हो, ठीक है, हाई स्कूल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है और इंटरमीडिएट में भी इम्पोर्टेंट है, बीकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पूंजी किसे कहते हैं? व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। और पूंजी निर्माण स्टेट बैंक कैसे करता है? देखो स्टेट बैंक में बहुत ज़्यादा खाते हैं खुले हुए, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए जमा है। वो पैसा स्टेट बैंक में जमा है। स्टेट बैंक क्या करता है कि जिसको पैसे की ज़रूरत है वो पैसा उठाता है और लोन के रूप में उसे दे देता है। जब लोन के रूप में उसे दे देता है तो यही चीज़ बन जाती है क्या? पूंजी। व्यापार में लगा हुआ धन पूंजी कहलाता है। जो लोग लोन लेते हैं वो या तो व्यापार में लगाते हैं या अपने कारोबार में लगाते हैं, तो ये चीज़ भी हमारी क्या बन जाती है? एक प्रकार की कैपिटल बन जाती है। साख निर्माण। साख निर्माण का काम वैसे तो दोस्तों आरबीआई का है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन जहां पर आरबीआई नहीं है वहां पर कार्य कौन करता है? स्टेट बैंक कार्य करता है। तो साख निर्माण में भी वही कंडीशन है जो आरबीआई की कंडीशन है। साख निर्माण का मतलब तो आप समझते ही होंगे, यानी उधारी को समय पे जब सामने वाला मांगे तुरंत दे देना। जैसे आपका छोटा छोटा पैसा अगर बैंक में जमा है और वो बैंक ने पैसा उठाया, सब लोन के रूप में बांट दिया। अब आप गए बोले जरा हमने कल 2 लाख रुपए जमा किए, वही आज दे दीजिए, तो ये थोड़ी नहीं कहा जाएगा। आप सीधे बोलेंगे हमारे खाते में जो पैसा है वो हमें निकालना है, तो बैंक मना नहीं करेगा कि हम आपका पैसा नहीं दे देंगे। ठीक है, यही हमारी साख कहलाती है। ओके, अगला है विज्ञापन कार्य। देखिए अब क्या है कि पहले तो बैंकों के कार्य ये नहीं थे, अब आपको एडवर्टाइजमेंट कराना हो तब भी बैंक के थ्रू होता है। आपने देखा होगा कि बैंक में जाते हैं तो तमाम पोस्टर्स चिपके हुए होते हैं वहाँ पर कि आप अपना बीमा करा लीजिए या अपने एफडी करा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बैंक में होंगे तो बैंकिंग संबंधी यानी रुपए पैसे से ही संबंधित तो आपका विज्ञापन होगा। अगर कोई कैश से संबंधित आप कोई बिजनेस अगर कर रहे हैं तो एसबीआई की साइट्स वगैरह पे भी एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। अगला है व्यापार में सहयोग हेतु। आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं तो एसबीआई में आप बिजनेस लोन ले सकते हैं और आपके व्यापार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक दोस्त की तरह आपका सहयोग करता है। तो ये इतने फंक्शन आपने अभी देखे, इतने कार्य आपने देखे, उम्मीद है ये सारे आपको अच्छे लगे होंगे, सब तैयार भी होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी हेडिंग मैंने नहीं ली है जिसमें डिफिकल्ट वर्ड यूज़ किए गए हों और ऐसे वर्ड यूज़ किए गए हों जो तुम्हारे समझ में ना आए हो। जैसे 1-2 शब्द ऐसे थे भी थे जिनको मैंने बहुत इजीली समझा भी दिया, जैसे विनिमय है या प्रतिभूतियाँ हैं। बाकी कृषि आप जानते हो, ग्राहक जानते हो, विदेशी व्यापार, ये बिजली वगैरह, बीमा, पूंजी सब आप जानते ही हो। उम्मीद है कि ये खूब समझ में आपके आया होगा और इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगर आप अच्छे से अच्छे मार्क लाइए, जीवन में कुछ बनिए और जब आप सफलता प्राप्त करेंगे मुझे भी खुशी होगी कि हाँ आपने मेरे चैनल से पढ़ाई की और आप कुछ बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को आप हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे थोड़ी यहाँ संख्या बढ़ जाने के बाद, नया चैनल है, जब सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हो जाएगा तो मैं लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।